Hello everyone. Today in accountancy of class 12th, chapter accounting ratios or ratio analysis, I am going to discuss the next topic of types of accounting ratio, that is solvency ratio, in which I will discuss about the debt equity ratio. Let's start the topic. First, meaning of solvency ratio. Solvency ratio is that ratio which gives information about the long-term financial position of business. That is, business is capable to pay its long-term debts, liabilities or not. Dear student, solvency ratio वह अकाउंटिंग रेशियो है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। यह रेशियो हमें ये बताता है कि बिजनेस जो है अपने लॉन्ग टर्म डेट्स या लाइबिलिटीज़ को पे करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। इट शोज़ द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये एक बिजनेस एंटरप्राइज की, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने की एबिलिटी को शो करता है। फॉर दिस पर्पज़ वी कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, और इस पर्पज़ को पाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें डेट इक्विटी रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसको कहते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दीज फोर मेन रेशियोज ऑफ सॉल्वेंसी वी कैलकुलेट टू नो द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, जिसके आधार पर हम, अगर ये फेवरेबल रेशियोज़ के रिज़ल्ट आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेट्स या लाइबिलिटीज़ को पे करने की कैपेबिलिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इक्विटी इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड। तो ये डेट, और डेट का मतलब यहाँ पर है लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें आप ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे, जिसमें डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट। इस तरह के जो डेट्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे, वे सभी डेट्स यहाँ पर आएंगे। इक्विटी की बात करते हैं या शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं तो इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट से इतनी इन्फॉर्मेशन को हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्विटी, और इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम जो है शेयर होल्डर्स फंड भी है इक्विटी का। और यहाँ पर डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। जो लॉन्ग टर्म नेचर के डेट्स होंगे उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो अप टू 2:1 इज़ कंसीडर्ड सेफ बट मोर देन दैट इज़ रिस्की। अगर ये रिज़ल्ट जो है डेट इक्विटी रेशियो का 2:1 आता है या उससे नीचे आता है, जितना लोअर ये रेशियो होगा उतनी ही अच्छी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की होगी। तो अप टू 2:1 तक अगर आता है तो ये माना जाता है कि एक बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वह सेफ़ है। लेकिन अगर इससे ऊपर आता है तो फिर वह रिस्की माना जाएगा, वह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। इसलिए हमारा जो इस डेट इक्विटी रेशियो पर जो रिज़ल्ट के ऊपर जो कमेंट आएगा वो ये है कि लोअर द रेशियो मोर फेवरेबल पोजीशन या मोर साउंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया टोटल एसेट 1,25,000, टोटल डेट्स दिया गया दैट इज़ एक्सटर्नल डेट्स, और ये है 1 लाख, एंड करंट लाइबिलिटीज़ 50,000, ये आपको दिया गया। अब यहाँ पे हम डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें लॉन्ग टर्म डेट्स की ज़रूरत है, और इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स फंड की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल एसेट है और टोटल डेट्स है, और टोटल डेट का मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स
एंड करंट लाइबिलिटीज़, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़, तो अगर हम इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये जो करंट लाइबिलिटीज़ 50,000 है, इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स की आ जाएगी। इसी तरह शेयर होल्डर्स फंड अगर हमें पाना है तो टोटल एसेट इज़ इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो अगर हम टोटल एसेट में से यहाँ पर जो हमारे टोटल डेट्स हैं, मीन्स इसमें लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज़ दोनों हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचेगा वो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी आएगा। तो इसके आधार पे फिर हम फार्मूले में डेट अपॉन इक्विटी को रख करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। फर्स्ट टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ किया, इससे हमें लॉन्ग टर्म डेट्स पता चल जाएगा और लॉन्ग टर्म डेट्स की ज़रूरत हमें है फार्मूले के अकॉर्डिंग, डेट अपॉन इक्विटी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल डेट्स है 1 लाख और 50,000 करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद डेट्स जो लॉन्ग टर्म डेट है दैट इज़ 50,000। अब इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी दैट इज़ शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल डेट्स को माइनस करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म एंड करंट है लाइबिलिटीज़ दोनों को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्विटी। तो टोटल एसेट्स इज़ गिवन 1,25,000 और इसमें से टोटल डेट्स को अगर माइनस करते हैं तो ये 1 लाख है। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है 25,000। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड 50,000 अपॉन 25,000 और ये 2:1 आया। तो इस तरीके से हम डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। एक दूसरा जो पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे गए हैं कि आपको डेट इक्विटी रेशियो का जो है ये रिज़ल्ट दिया रहता है और आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे करके ये पूछा जाता है कि उस ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट जो है वह रेशियो के ऊपर क्या आएगा। अगर हम इस ट्रांजेक्शन को करते हैं तो क्या रेशियो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या नो चेंज होगा, तो इस चीज़ को आपको बताना होता है। तो हर ट्रांजेक्शन पे 1 मार्क्स अलॉटेड होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट सी हियर, जैसे पहला ट्रांजेक्शन आपको दिया गया, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम इक्विटी शेयर, जैसा आप पहले फार्मूला लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा डेट अपॉन इक्विटी। अब इसको आप ऐसे समझ लें, ये है 0.5 अपॉन 1। 0.5 को आप 50,000 बना लीजिए और 1 को 1 लाख बना लीजिए और इसके आधार पे आप देखिए। तो हमारा ये देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है उसका फ़र्क इस रेशियो पर डेट को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, या इक्विटी को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो अब आप देखें यहाँ पे कि फ़र्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को अगर हम इशू करते हैं तो ये जो हमारा इक्विटी है ये इंक्रीज़ होगा और इशू करने का जो रिज़ल्ट होगा डेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा डेनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है, इक्विटी इंक्रीज़ हो रहा है और डेट न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी रेशियो जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे, जो रीज़न होगा कि इक्विटी इशू, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्ट्स इज इट इंक्रीज़ द इक्विटी ऑफ कंपनी, और कंपनी की इक्विटी को इंक्रीज़ करेगा एंड देयर इज़ नो चेंज इन द डेट्स, सो द रेशियो विल डिक्रीज। सेकेंड इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे देखिए कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश करंट एसेट्स, डेटर भी करंट एसेट्स, तो दोनों करंट एसेट्स हैं। इसका मतलब ना तो डेट के ऊपर फ़र्क आया ना तो इक्विटी के ऊपर फ़र्क आया, तो इसका रिज़ल्ट होगा नॉट चेंज। इस ट्रांजेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा रेशियो विल नॉट चेंज। अगेन नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर भी आप देखें सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स को सेल किया जा रहा है कैश बेसिस, कैश में सेल किया जाएगा। करंट एसेट्स आ रही है, यहाँ पर स्टॉक भी करंट एसेट्स का पार्ट है, तो अगेन यहाँ पर नॉट चेंज, रेशियो नॉट चेंज। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम करते हैं तो जो हमारा डेट है वो डिक्रीज़ होगा और साथ में पेमेंट करने से हमारी करंट एसेट्स पे फ़र्क आएगा, इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा।
तो हमारा डेट अगर हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली रेशियो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हम गुड्स को क्रेडिट पर ख़रीदते हैं, तो गुड्स खरीदने से हमारा इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ होगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का पार्ट है। दूसरी तरफ क्रेडिट पर ख़रीदे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और वो भी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई क्योंकि क्रेडिटर यहाँ पर स्टैंड हुआ। तो इस केस में अगेन जो इसका फ़र्क डेट और इक्विटी के ऊपर नहीं होता है, तो रेशियो विल नॉट चेंज। तो इस तरीके से हम रीज़न लिखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट आप इसमें जैसा हमने बताया कि इसको 50,000 और 1 लाख कर सकते हैं, 5 लाख या 10 लाख कर सकते हैं, एज़ यू विश। उसके अकॉर्डिंग हम इसको मान लेंगे। ये जो 0.5/1 दिया गया है, तो इसको आप 5 लाख मान लीजिए, इसको 10 लाख मान लीजिए, या 50,000 और 1 लाख मान लीजिए। इसके आधार पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि एज्यूम दैट 1 लाख वर्थ इक्विटी शेयर इशू किया गया। दिस विल इंक्रीज द इंटरनल फंड्स टू ₹11 लाख, और द न्यू रेशियो विल बी 0.45:1। तो इसका मतलब है कि हमारा पहले 0.5 था, और इशू करने के बाद जब हमारा टोटल फंड जो है वो 11 हो गया, क्योंकि 1 लाख का हमने इशू किया, तो इक्विटी हमारा 1 से बढ़ गया। तो उस केस में हमारा रेशियो क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स विल लीव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड अनचेंज्ड। मतलब हमारा जो इक्विटी शेयर है या शेयर होल्डर्स फंड है, और एक्सटर्नल फंड जो डेट फंड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो या हमारी रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये नॉट चेंज होगा, अनचेंज्ड होगा। नेक्स्ट है थर्ड में हमने जो डिस्कस किया कि सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस करते हैं। अगेन रेशियो अनचेंज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैश बेसिस करने से ना तो डेट इफेक्ट हो रहा है, ना तो इक्विटी इफेक्ट हो रहा है, नीदर डेट इफेक्ट नॉर इक्विटी। नेक्स्ट है फोर्थ में हम देखें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब हमने रीपेमेंट किया, डेट को पे किया, तो डिवेंचर इज़ द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो यहाँ पे जैसे ही हम डेट को पे करेंगे, इमीडिएटली हमारी रेशियो क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी। तो रिडम्पशन करने का रिजल्ट क्या होगा, हमारी रेशियो डिक्रीज़ होगी। लास्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। दिस विल ऑल्सो लीव द रेशियो अनचेंज्ड, एज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नीदर इफेक्ट द डेट नॉर इक्विटी। जैसा हमने बताया पहले ही कि जब गुड्स को ख़रीदते हैं तो हमारी इन्वेंट्री पर इसका इफ़ेक्ट आता है। दूसरी तरफ क्रेडिट पर ख़रीदा तो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर फ़र्क आया। अब इन्वेंट्री जो है करंट एसेट्स का पार्ट है, इसका मतलब है कि ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रहा है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन डेट एंड इक्विटी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उस केस में रेशियो हमारा नो चेंज होगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।